मैं प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत महाकवि कालिदास के जीवन परिचय एवं उनके साहित्यिक योगदान के संदर्भ में चर्चा करेंगे। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के जाज्वल्यमान रत्न हैं। महाकवि ने अपनी असाधारण काव्य रचनाओं, अनुपम कल्पनाओं तथा अप्रतिम साहित्यिक ग्रंथों का सृजन कर संस्कृत साहित्य में महान योगदान दिया। उल्लेखनीय तथ्य तो यह है कि जिस विषय पर भी महाकवि की लेखनी चली उसमें कोई दूसरा उनकी समानता नहीं कर सका। वस्तुतः महाकवि कालिदास भारतीय संस्कृति के उत्कर्ष काल के प्रतिनिधि कवि हैं, किंतु आश्चर्य है कि ऐसे महान विभूति एवं प्रतिभाशाली महाकवि की जीवनी के संदर्भ में कोई प्रमाणिक एवं स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। भारतीय अनुश्रुति के अनुसार कालिदास उज्जैन में रहने वाले एक ब्राह्मण थे और शैव मतावलंबी थे। कुछ विद्वान कालिदास के काव्यों और नाटकों में कश्मीर की सुरम घाटियों, हिमगिरी की उपत्यकाओं, केसर के लहलहाते मनमोहक खेतों आदि का जो वर्णन मिलता है, उसके आधार पर कश्मीर को कालिदास की जन्मभूमि मानते हैं। अनेक बंगाली साहित्यकारों ने उन्हें बंगाल का निवासी बताया है। प्रसिद्ध इतिहासकार वी.ए. स्मिथ के मतानुसार कालिदास मालवा प्रदेश के मंदसौर नामक स्थान के निवासी थे। महाकवि का काल निर्णय। कालिदास किस काल और युग के कवि थे, इस संबंध में भी विद्वानों में तीव्र मतभेद है। कालिदास के स्थिति काल के संबंध में मुख्यतः दो मत प्रचलित हैं और ये दोनों ही मत अनेक नाटकों में विक्रम शब्द का प्रयोग तथा उनका विक्रमोर्वशीय नाटक के कारण है। प्रथम मत के अनुसार महाकवि कालिदास महाराजा विक्रमादित्य की राजसभा में नवरत्नों में से थे। इस मत के आधार पर कालिदास को प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। परमार वंशीय महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैनी के शासक हुए थे, जिसने शकों को पराजित कर अपनी विजय के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया था। कई विद्वान कालिदास को महाराज विक्रमादित्य का समकालीन मानते हैं। जैन साहित्य और कथा सरित सागर में महाराजा विक्रमादित्य का उल्लेख मिलता है। दूसरे मत के अनुसार कालिदास गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, के समकालीन थे। जो विद्वान कालिदास को चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानते हैं, उनका तर्क है कि चूंकि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में विक्रमादित्य नामक राजा होने का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता, अतः कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही समकालीन थे। अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता है कि कालिदास गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। इस मत को मानने वाले विद्वान कालिदास के इस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन होने के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क देते हैं। जैसे कालिदास ने जिस कुमार संभव नामक महाकाव्य की रचना की, वह संभवतः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र कुमारगुप्त के जन्म के उपलक्ष्य में की थी। कालिदास ने महाकाव्य रघुवंश में रघु दिग्विजय का वर्णन, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में वर्णित समुद्रगुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय का पिता था की विजय यात्रा के वर्णन से मिलता जुलता है। कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंश में हूण नामक विदेशी जाति का उल्लेख किया है, जो गुप्त काल में ही भारत में प्रविष्ट हुए थे। कालिदास की रचनाओं में गुप्त धातु का बार बार प्रयोग संभवतः गुप्त युग का सूचक है। कालिदास के काव्यों में तथा बौद्ध कवि आशुघोष की रचनाओं में अनेक स्थानों पर उल्लेखनीय समता पाई जाती है। दोनों रचनाओं में कालिदास की रचना निर्वाध रूप से श्रेष्ठ है। ऐसा प्रतीत होता है कि कालिदास ने आशुघोष का अनुसरण कर अपनी शैली का परिष्कार व सुधार किया। चूँकि आशुघोष का समय प्रथम शताब्दी ईस्वी है, अतः कालिदास उससे पहले नहीं बल्कि उसके बाद गुप्तकाल में हुए थे। 473 ईस्वी के गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में कालिदास की रचनाओं की स्पष्ट झलक मिलती है, जिससे स्पष्ट कि कालिदास इस अभिलेख से पहले अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय हुए थे। जिस परिष्कृत संस्कृत भाषा सुख, वैभव, शांति, समृद्धि
तथा उल्लासमय वातावरण का वर्णन जो कालिदास के काव्य में पाया जाता है वह गुप्त काल में ही संभव था, अन्य किसी युग में नहीं था। इन सभी तर्कों के आधार पर अधिकांश इतिहासकार कालिदास को गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समकालीन मानते हैं। जीवन परिचय। महाकवि कालिदास के काल निर्णय तथा जन्म स्थान की भांति उनके बाल्यकाल और शिक्षा आदि के संदर्भ में भी कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती। कालिदास के जीवन वृत्त के संबंध में बड़ी रोचक जानकारी मिलती है। कहा जाता है कालिदास महामूर्ख थे। वे पेड़ की जिस डाल पर बैठे थे उसी को काटने लग जाते थे। वहाँ के राजा की पुत्री विद्योत्मा समस्त विद्याओं और कला में निपुण थी। राज्य के पंडितों ने इस राजकुमारी का मान मर्दन करने के लिए कालिदास को पकड़कर राजा के दरबार में ले आए। पंडितों द्वारा राजा के समक्ष कालिदास की विद्वता की मिथ्या प्रशंसा करने पर राजा ने प्रसन्न होकर अपनी विद्वान पुत्री का विवाह मूर्ख कालिदास के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात जब विद्योत्मा को कालिदास की जड़ता मूर्खता का ज्ञान हुआ तो उसने कालिदास को बहुत कुछ भला बुरा कह दिया। अपनी पत्नी के तीखे शब्द वाणों से तिलमिलाकर कालिदास घर छोड़कर विद्याधन के लिए चले गए। अनेक वर्षों तक व्याकरण और काव्य शास्त्र का अध्ययन करने के बाद जब वे घर लौटे तो विद्योत्मा ने उनका हृदय से स्वागत किया। कहा जाता है कि विद्योत्मा के स्वागत वाक्य अस्ति कास्तिद्वागर्थ को आधार मानकर ही कालिदास ने कुमार संभव मेघदूत रघुवंश की रचना की थी। एक दूसरी मान्यता यह भी है कि अपनी पत्नी से अपमानित होकर वे घर से सीधे काली के मंदिर में आए। उन्होंने भगवती के चरणों में अपनी जीभ काट कर रख दी। उनकी इस श्रद्धा और भक्ति को देखकर देवी अत्यंत प्रसन्न हुई तथा देवी काली की कृपा से कालिदास समस्त शास्त्रों के ज्ञाता और महान कवि बन गए। ऐसा भी कहा जाता है कि देवी काली की आराधना और कृपा से ज्ञान प्राप्ति होने के कारण ही उनका नाम कालिदास पड़ा। किंतु इस प्रकार की किंवदंतियों का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है जिससे कि उन्हें स्वीकार किया जा सके। इन किंवदंतियों के संबंध में प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का यह कथन उचित प्रतीत होता है कि ये अधिकांश निर्मूल एवं निराधार हुआ करती हैं और तथ्य से इनका कोई संबंध नहीं होता। जहाँ इतिहास अधूरा रह जाता है या मौन हो जाता है वहाँ इस प्रकार की गाथाएं गढ़ लेना साधारण बात है। यदि प्रचलित किंवदंतियों को अलग कर दें तो इतना स्पष्ट हो जाता है कि कालिदास ने अनेक वर्षों तक विद्याधन करके सभी शास्त्रों व व्याकरण में निपुणता प्राप्त की थी और बाद में गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर अनेक ख्याति प्राप्त ग्रंथों की रचना की थी। कालिदास की रचनाएं। कालिदास की रचनाओं में 4 महाकाव्य जैसे ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत, 3 नाटक विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम प्रमुख हैं। ऋतुसंहार यह गीति काव्य है। इसमें 6 सर्ग हैं और प्रत्येक सर्ग में एक ऋतु क्रमशः ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत ऋतु तक 6 ऋतुओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। अधिकांश विद्वानों ने ऋतुसंहार को कालिदास की प्रथम कृति माना है। उनकी मान्यता है कि ऋतुसंहार में महाकवि की भावनाओं तथा भाषा का वह परिष्कृत और विकसित रूप नहीं मिलता जो उनकी अन्य रचनाओं में मिलता है। कुमार संभव महाकवि कालिदास का यह उत्कृष्ट महाकाव्य है। इसमें 17 सर्ग हैं। कुमार संभव की कथा वस्तु का आधार शिव पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित कथाएं हैं, किंतु कालिदास ने अपनी कल्पना के सम्मिश्रण से उन पौराणिक घटनाओं में जो नवीनता, सरलता एवं लालित्य उत्पन्न किया है उससे यह काव्य मौलिक सा प्रतीत होता है। इसके प्रथम सर्ग में पर्वतराज हिमालय के सौंदर्य का हृदयग्राही वर्णन, दूसरे सर्ग में बसंत ऋतु एवं वन की अनुपम शोभा, तीसरे में शिव की समाधि, चौथे में शिव द्वारा महादेव का दहन तथा रति का करुण विलाप, पांचवें में पार्वती की तपस्या तथा बटुकेश्वरधारी शिव और पार्वती में संवाद, बाद के सर्गों में शिव पार्वती विवाह, कुमार कार्तिकेय जन्म, देवताओं का सेनापति नियुक्त होना तथा तारकासुर वध आदि का वर्णन है। कुमार संभव में पार्वती के यौवन जनित रूप सौंदर्य, रति का विलाप तथा शिव पार्वती विवाह आदि के कतिपय प्रसंग अत्यंत ही भावपूर्ण, आकर्षण एवं सुंदर बन पड़ते हैं। काव्य कला की दृष्टि से यह बहुत उत्कृष्ट कोटि की रचना है। रघुवंश कालिदास की रचनाओं में तथा संपूर्ण संस्कृत साहित्य में रघुवंश सर्वाधिक ख्याति प्राप्त महाकाव्य है। इसमें 19 सर्ग हैं। रघुवंश का मूल स्रोत वाल्मीकि कृत रामायण है। रघुवंश में सूर्यवंशी राजा दिलीप से लेकर राम तथा राम के वंशज राजाओं का चरित्र वर्णन है। इसमें दिलीप
रघु, अज, दशरथ, राम, कुश आदि 29 राजाओं के जीवन घटनाओं और उनके एक सहस्त्राब्दी के बीच के इतिहास को महाकवि ने इस तरह क्रमबद्ध रूप से सजाया है कि बिखरी हुई घटनाओं और कथा के अविरल प्रवाह में कहीं भी विराम और शिथिल नहीं आया है। रघुवंश में सभी प्रधान रसों का समावेश है। वशिष्ठ तथा वाल्मीकि ऋषियों के आश्रमों के वर्णन में शांत रस का, अज तथा राम के युद्धों के वर्णन में वीर रस का और राजा अग्निवर्ण के विलास वर्णन में श्रृंगार रस का सुंदर निष्पादन हुआ है। रघुवंश की रचना का मूल उद्देश्य रघु की वंश परंपरा वर्णन के साथ राम की जीवन घटनाओं का सविस्तार वर्णन करना है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु राम और उनके जीवन व्रत का वर्णन 10वें सर्ग से 16वें सर्ग तक 7 सर्गों में किया गया है, जबकि राम के पूर्वज दिलीप, रघु, अज, दशरथ के जीवन व्रतों का वर्णन प्रारंभ के 9 वर्गों में तथा राम के आगे के वंश परंपरा का वर्णन अंतिम 3 सर्गों में संक्षिप्त रूप से पूरा कर दिया गया है। रघुवंश में रघु के पुत्र अज का इंदुमती से विवाह, कोमल माला के गिरने से इंदुमती की मृत्यु और अज का करुण विलाप, पुष्पक विमान द्वारा राम और सीता का रमणीय स्थलों का भ्रमण आदि का अत्यंत मनोरम एवं चित्ताकर्षण चित्रण हुआ है। रघुवंश का प्रत्येक पद पाठक को आनंदित एवं भाव विभोर कर देता है। मेघदूत संस्कृत साहित्य का ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य जगत का ऐसा महाकाव्य है जिसकी क्षमता का कोई अन्य काव्य अब तक उपलब्ध नहीं होता। मेघदूत एक छोटा सा खंड काव्य, इसमें 100 से कुछ अधिक श्लोक हैं, जिसमें 2 खंड हैं, पूर्व मेघ तथा उत्तर मेघ। इस काव्य में एक यक्ष का वर्णन है जिसे अपने स्वामी कुबेर के शाप के कारण अपनी पत्नी को अलकापुरी में छोड़कर रामगिरी पर्वत पर निर्वासित होना पड़ा है। पत्नी से वह विछोह के लिए इस असहनीय सिद्ध हुआ पत्नी से यह विछोह उसके लिए बहुत ही असहनीय सिद्ध हुआ। वर्षा ऋतु में जब उसने एक मेघ को उत्तर दिशा में पर्वत की ओर जाते देखा तो उसने उस मेघ को संबोधित करते हुए अपनी प्रिया तक अपनी विरह संदेश पहुंचाने का आग्रह किया। पूर्व मेघ में प्रकृति के मनोरम दृश्यों तथा बरसात की उन्मादक रंगीनियों का आकर्षण चित्रण है। इसमें रामगिरी से अलका तक पहुंचने के लिए मार्ग निर्देश किया गया है। उत्तर मेघ में सौंदर्य और प्रेम के नवीनतम, अनोखे और अभिरामतम चित्रण से भरा हुआ है। भावाभिव्यंजना तथा प्रकृति सौंदर्य वर्णन की दृष्टि से यह अत्यंत ही सुंदर काव्य है।